सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी और डेली करंट अफेयर शो का आज दूसरा दिन है और आज है 27 जून 2017 और बात करेंगे आज के पूरे करंट अफेयर की, जिसमें संपूर्ण तरीके से एक एक चीज़ को हम विश्लेषण करते हैं। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें और सभी वीडियोज़ को आप पूरा देखा करें ताकि आपके समय की पूरी वैल्यू आपको मिल सके। शुरू करें। पहली आज की खबर है कि भारत के पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने 25 जून 2017 को किस देश के खिलाड़ी चेन लोंग को मात देकर ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीत लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े खिलाड़ी बन के उभरे हैं किदाम्बी श्रीकांत। इन्होंने इससे पहले जो था, थोड़े दिन पहले ही आपने सुना था इनके बारे में, इंडोनेशियन ओपन इन्होंने जीता था और अब जीता है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विश्व के 11 नंबर के ये खिलाड़ी बन गए हैं। 11वीं इनकी रैंक है और जो चेन लोंग को जिन्होंने हराया है ये चाइना के खिलाड़ी हैं और इनकी जो रैंक है विश्व में 6ठे नंबर की है। तो बहुत बड़े खिलाड़ी बन के उभरे हैं, चाइना के खिलाड़ी को हराया है और इन्होंने भी वहीं ट्रेनिंग ली है जहां पर भारत के सबसे बड़े बड़े जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ट्रेनिंग लेते हैं, पुले लघु पिचन के हैदराबाद स्थित ट्रेनिंग सेंटर पे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम हो गया है भारत के इतिहास से किदाम्बी श्रीकांत। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ट्रैक के निर्माण हेतु सर्वेक्षण शुरू करेगा? तो कहाँ से सर्वेक्षण शुरू भारत करने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचा ये विश्व का रेलवे ट्रैक होगा, लगभग 3300 मीटर की इसकी हाइट होगी, विश्व का सबसे ऊंचा होगा और ये लेह से ये मार्ग शुरू होगा। तो बिलासपुर मनाली लेह ये मार्ग कहलाएगा। बिलासपुर, देखिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला बिल्कुल नहीं है, ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का है। बिलासपुर मनाली और लेह तक ये मार्ग जाएगा। 498 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी, दुनिया का सबसे ऊंचा होगा, लगभग 3300 मीटर की हाइट पे होगा। वर्तमान में दुनिया के सबसे ऊंचे मार्ग की बात करें तो क्विंगझाई तिब्बत जो मार्ग है, क्विंगझाई तिब्बत जो मार्ग है चाइना के अंदर, ये सबसे ऊंचा वर्तमान में है, चाइना का है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित रेल मार्ग है और 2019 तक इसको पूरा करने का प्लान सरकार ने बनाया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, विदेश में भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो विदेश के अंदर जो भारतीय वैज्ञानिक बसे हैं, यानी जो शोध करते हैं, उनको शुरू करने के लिए एक नई योजना शुरुआत की गई है जिसका नाम है विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी। फिर से सुन लें, विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी और इसका शॉर्ट नेम है वज्र। इसका शॉर्ट नेम है वज्र और वज्र योजना की शुरुआत की गई है जो हर्षवर्धन राठौर जो केंद्रीय मंत्री हैं, हर्षवर्धन सिंह जी, उनके द्वारा ये पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है और इस पोर्टल पर क्या होगा कि जो विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक हैं वो अपने जो उनका जो काम है, उनका जो शोध है, उनकी जो रिसर्च है, उनको साझा कर सकेंगे, उनको शेयर कर सकेंगे भारत के वैज्ञानिकों के साथ, भारत के स्कॉलर्स के साथ। और एक तरह से ये भारत के लिए और उनके लिए, भारत के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है ताकि रिसर्च को बढ़ावा मिल सके भारत के अंदर। तो ये योजना की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो वह अधिनियम जिसके तहत चुनाव आयोग चुनाव खर्च की गलत सूचना पर कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको लग रहा होगा कि करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर ये करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन क्यों है कि हाल ही में 25 जून को मध्य प्रदेश के अंदर एक घटना हुई। 25 जून 2017 को घटना हुई। मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनको चुनाव आयोग ने 3 साल के लिए बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि उनके द्वारा जो चुनाव आयोग की सूचना दी गई थी वो गलत सूचना दी गई थी और इसी को आधार बनाते हुए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, ध्यान दीजिएगा, 1951 की धारा 10A, 77 और 78, इन धाराओं
के तहत जो है गलत सूचना देने के आधार पर कार्यवाही करने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है और उसी को आधार बनाते हुए यानी कि ए ऑप्शन के आधार पर बनाते हुए 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को बैन कर दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। येती नाहोल जो है जल परियोजना का संबंध किस राज्य से? तो येती नाहोल जल परियोजना का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है। तमिलनाडु का बहुत ही फेमस ये बांध बनने वाला है, नेत्रवती नदी है उस पर ये बांध बनेगा और इस बांध के बनने से या इस जल परियोजना के बनने से जो चिकबल्लूर करके जगह है, चिकबल्लूर और तुमकूर और बेंगलुरु, ध्यान दीजिएगा ये बेंगलुरु कर्नाटक वाला नहीं है, ये तमिलनाडु का बेंगलुरु जगह का नाम है वहाँ की। वहाँ पर जो पानी की किल्लत है, ग्रामीण क्षेत्र है खासकर, वहाँ पर ये पानी की किल्लत को दूर करेगा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में पलानीस्वामी हैं और ये काफ़ी खींचातान रही है जब से वहाँ पर शशिकला रही। शशिकला के बाद जो था उनको जेल हो गई और उसके बाद फिर पेन्नीर सेल्वम बने और पेन्नीर सेल्वम के बाद पलानीस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। AIADMK जो वहाँ की AIADMK जो वहाँ की पार्टी है उसके अंदर ये सारी खींचतान चल रही है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, बेंगलोर राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस हैं और बॉम्बे राजधानी है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू है और अमरावती वहाँ की राजधानी बनने वाली है। वर्तमान में हैदराबाद से वहाँ सारा काम हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस तारीख को भारत ने एंटी इमरजेंसी दिन मनाया? देखिए इसी बार ये एंटी इमरजेंसी दिन मनाने की घोषणा की गई है और ये दिन जो मनाया जाएगा ये मनाया जाएगा 25 और 26, ध्यान दीजिएगा इसमें 25 और 27 जून लिखा है, 25 और 26 जून को ये दिन मनाया जाएगा। 25-26 जून को दिन मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा एंटी इमरजेंसी डे? क्योंकि इस रोज इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी थी, यानी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था। और क्यों? आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था और बहुत ही ये काला दिन के रूप में इसको दिखाया जा रहा है। तो वर्तमान सरकार जो है उसने इसको देश भर में मनाने के लिए एंटी इमरजेंसी दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। 21 महीने की लगभग ये आपातकाल रहा था और उसमें जो राजनीतिक विरोधी जितने भी थे इंदिरा गांधी के उस समय उन्होंने उनको सभी को जेल में डाल दिया था। जो मीडिया थे उस पर बहुत सारे सेंसरशिप लागू कर दी थी और बहुत ही कड़े तरीके से इसको लगाया गया था। खासकर जो संजय गांधी थे इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे, उन्होंने उस समय एक बड़ा नसबंदी करके एक प्रोग्राम चलाया था। उसके अंदर लोगों का जो मूलभूत अधिकार होते हैं उनको सबको निलंबित कर दिया गया था। वहीं अगर आपातकाल की बात करें तो आपातकाल भारत में वर्तमान में अभी तक 3 बार लगा है। पहली बार जब लगा था 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। ये भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन युद्ध के समय ये आपातकाल लगा था। दूसरी बार जब लगा था, देखिए 1965 में युद्ध हुआ था, लेकिन ये 62 वाला जो आपातकाल था यही खत्म नहीं हुआ था और भारत पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चालू हो गया। तो 1965 में आपातकाल नहीं लगा। 1971 में फिर से आपातकाल लगा, 3 दिसंबर 1971 को फिर आपातकाल लगा। भारत पाक युद्ध के साथ, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण बाद में जाके पहले ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। फिर हमने पाकिस्तान को उसमें बहुत बुरी तरह से हराया, 90,000 सैनिकों को लगभग बंदी हमने बना लिया था और उनको वापस किया। तो वो सारी कहानी हुई भारत पाक युद्ध के कारण। 1971 में ये लगाया था और तीसरी बार लगाया था 1975 में, यानी सर्वाधिक देखा जाए तो 3 ही बार लगा है और 3 में से 2 बार जो है इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लागू किया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए अनुच्छेद 352 का सहारा लिया जाता है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 352 में ये व्यवस्था राष्ट्रीय आपातकाल की की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? समझिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने के लिए मसौदा समिति, ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति नहीं है, ये उसके लिए मसौदा मतलब उसका ड्राफ्ट बनाने के लिए एक समिति गठित की गई है और इसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी वैज्ञानिक हैं और इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं और सचिव रहे हैं भारत के अंतरिक्ष विभाग के। वहीं TSR सुब्रमण्यम की बात करें तो TSR सुब्रमण्यम जो है शिक्षा नीति समिति
पर सुझाव देने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे। इससे पहले 2016 में ये कमेटी गठित की गई थी टी.आर. सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में। और ये टी.आर. सुब्रमण्यम जी की बात करें तो पूर्व कैबिनेट सचिव रहे हैं, 1961 बैच के ये वरिष्ठ IAS रहे हैं। सी रंगराजन आप सभी को पता है, सी रंगराजन जो है भारत के पूर्व गवर्नर रहे हैं RBI के। बात करें आखिरी क्वेश्चन की, 8वां किस खिलाड़ी ने लगातार 9वीं बार हार्ले ओपन खिताब जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हार्ले ओपन खिताब जीता है। रोजर फेडरर जो है कहाँ के खिलाड़ी है, आप सभी को पता होगा, और जिनको पता है वो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं कि रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं। बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं। और वहीं राफेल नडाल की बात करें तो ये जो खिलाड़ी हैं स्पेन के हैं। और एंडी मुरे की बात करें ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच की बात करें सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और राफेल नडाल इन्होंने 10वीं बार ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो जीता है। और लास्ट जो जीता है फ्रेंच ओपन जीता है, क्ले कोर्ट के बादशाह कहे जाते हैं ये। और ये हमारा जो वीडियो है आज का यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और आपके जो सुझाव हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।